दोस्तों, आज हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पूरी जानकारी के साथ आए हैं और आपको पूरी जानकारी देंगे कि ये कब आया, कैसे आया, इसकी खोज कैसे और किसने की। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया की खोज एक लंबी और चरणबद्ध प्रक्रिया थी, जिसमें कई वैज्ञानिकों का योगदान रहा। यह खोज कई सदियों के शोध का परिणाम थी और इसमें प्रमुख रूप से जॉन वुडवर्ड, जोसेफ प्रिस्टली, जैन इंगेनहाउस और मेल्विन कैल्विन जैसे वैज्ञानिक शामिल थे। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि प्रारंभिक अवधारणाएं क्या थीं 16th और 17th सेंचुरी में। जॉन बैप्टिस्ट वैन हेलमोंट 1648 बेलीजियन चिकित्सक और वनस्पति शास्त्री वैन हेलमोंट ने पौधों की वृद्धि पर एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया। उन्होंने पाया कि मिट्टी का वजन पौधे की वृद्धि के दौरान ज़्यादा नहीं बदलता, जबकि पौधा बढ़ता जाता है। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पौधों का विकास मुख्यतः पानी की वजह से होता है, परंतु वे यह समझ नहीं पाए कि इसमें वायु, कार्बन डाइऑक्साइड भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑक्सीजन की खोज और वायु की भूमिका। जोसेफ प्रिस्टली 1772 इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रिस्टली ने एक प्रसिद्ध प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने एक मोमबत्ती और एक चूहे को बंद जार में रखा, जिससे जार में ऑक्सीजन की कमी हो गई। इसके बाद जब उन्होंने एक पौधे को उसी जार में रखा तो ऑक्सीजन पुनः उत्पन्न हो गई, जिससे यह सिद्ध हुआ कि पौधे हवा को शुद्ध कर सकते हैं। यह ऑक्सीजन की खोज की दिशा में एक बड़ा कदम था। जैन इंगेनहाउस 1779 डच चिकित्सक और वैज्ञानिक इंगेनहाउस ने यह खोज की कि पौधे प्रकाश की उपस्थिति में ही ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं और यह प्रक्रिया पत्तियों में होती है। उन्होंने यह भी पाया कि यह प्रक्रिया केवल हरी पत्तियों में होती है, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि पत्तियों के हरे रंग मतलब कि क्लोरोफिल का फोटोसिंथेसिस में विशेष महत्व है। कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका। जीन सैनवियर 1796 स्विस वनस्पति शास्त्री सैनवियर ने सिद्ध किया कि पौधों द्वारा हवा से लिया गया कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज में बदलता है। इससे यह साफ हुआ कि पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। फोटोसिंथेसिस की रासायनिक प्रक्रिया। जूलियस सेक्स 1862 जर्मन वैज्ञानिक सेक्स ने यह सिद्ध किया कि पौधे अपने पत्तों में स्टार्च का निर्माण करते हैं और यह प्रक्रिया प्रकाश की उत्पत्ति में होती है। इससे यह सिद्ध हुआ कि फोटोसिंथेसिस द्वारा बनने वाला मुख्य उत्पाद स्टार्च है या ग्लूकोज। प्रकाश और क्लोरोफिल का संबंध। टी डब्ल्यू एंगेलमैन 1882 एंगेलमैन ने यह सिद्ध किया कि क्लोरोफिल हरे पौधों में वह पदार्थ है जो प्रकाश को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण मतलब कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया शुरू करता है। उन्होंने एक प्रयोग के जरिए यह भी दिखाया कि लाल और नीला प्रकाश इस प्रक्रिया के लिए सबसे प्रभावी होता है। आधुनिक खोजें। कैल्विन चक्र। मेल्विन कैल्विन 1948 से लेकर 1950 अमेरिकी वैज्ञानिक कैल्विन ने रेडियोधर्मी कार्बन C14 का उपयोग करके फोटोसिंथेसिस के अंधकार चरण डार्क रिएक्शन की पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट किया। उनके इस शोध के आधार पर फोटोसिंथेसिस में कार्बन के उपयोग की पूरी प्रक्रिया को समझा गया, जिसे बाद में कैल्विन चक्र के रूप में जाना गया।
उन्हें इस खोज के लिए 1961 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रक्रिया। फोटोसिंथेसिस एक जटिल प्रक्रिया है जो मुख्य रूप से दो चरणों में विभाजित होती है। पहला है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। यह प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकोइड झिल्लियों में होती है। इसमें सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके जल अणुओं H2O को तोड़ा जाता है और ऑक्सीजन O2 का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया के दौरान एटीपी और NADPH का निर्माण होता है जो अंधकार चरण में उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर 2, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन केल्विन साइकिल। यह प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है जहां एटीपी और NADPH का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को ग्लूकोज C6H12 और O6 में बदला जाता है। इस चरण को केल्विन चक्र कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस का महत्व क्या है? यह प्रक्रिया पृथ्वी पर जीवन का आधार है क्योंकि इससे ऑक्सीजन उत्पन्न होती है जो अधिकांश जीवों के लिए आवश्यक है। इसके माध्यम से पौधे और अन्य प्रकाश संश्लेषक मतलब कि फोटोसिंथेसिस जीव ग्लूकोज का निर्माण करते हैं जो उनके लिए ऊर्जा का स्रोत है। फोटोसिंथेसिस की खोज में कई वैज्ञानिकों का योगदान रहा है जिन्होंने क्रमिक रूप से प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की भूमिका को समझा और इस प्रक्रिया की रासायनिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया। इस प्रक्रिया की पूरी समझ ने हमें पौधों की ऊर्जा उत्पादन की क्षमता और पृथ्वी पर जीवन के संतुलन को बेहतर ढंग से समझने में मदद की। फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके जल मतलब कि H2O और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से ग्लूकोज C6H12 और O6 का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन O2 को वायुमंडल में छोड़ते हैं। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से पौधों की पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल नामक हरे रंग द्रव्य की मदद से होती है। पहला है कि प्रकाश आश्रित क्रियाएं। सूर्य का प्रकाश पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित होता है। पानी के अणु H2O टूटते हैं जिससे ऑक्सीजन O2 निकलती है और ऊर्जा ATP और NADPH बनती है। अंधकार आश्रित क्रियाएं केल्विन चक्र। इस चरण में CO2 और प्रकाश आश्रित चरण में बनी ऊर्जा का उपयोग करके ग्लूकोज C6H12 और O6 का निर्माण होता है जो पौधों की वृद्धि और ऊर्जा के लिए ज़रूरी होता है। यह प्रक्रिया जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ऑक्सीजन उत्पन्न होती है और पौधों के लिए ऊर्जा का स्रोत बनता है। मैं आपको फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन बता रही हूँ। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉमनली रिटन एज 6CO2 प्लस 6H2O 6 C6H12O6 plus CO2. This means that the reactant 6 carbon dioxide molecules and 6 water molecules are converted by light energy captured by chlorophyll into a sugar molecule and 6 oxygen molecule, the products. अब सवाल ये है कि जो पानी में प्लांट्स रहते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस कैसे जाती है। पानी में रहने वाले पौधों जलीय पौधों का अधिकांश हिस्सा प्रकाश संश्लेषण मतलब कि फोटोसिंथेसिस के जरिए ही बढ़ता है क्योंकि पानी की सतह के पास या उथले पानी में रहने वाले पौधे पर्याप्त प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं।
हालांकि गहरे पानी में जहाँ प्रकाश बहुत कम या बिल्कुल नहीं पहुँचता, वहाँ कुछ विशेष परिस्थितियों के तहत पौधों और अन्य जीवों ने जीवित रहने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित किया है। इन पौधों और जीवों के लिए फोटोसिंथेसिस के बिना बढ़ने के कुछ प्रमुख तरीकों को मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहला है केमोसिंथेसिस। गहरे समुद्र में रहने वाले कुछ बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव केमोसिंथेसिस नामक प्रक्रिया का उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश की बजाय रसायनों से ऊर्जा प्राप्त करती है। हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास पाए जाने वाले बैक्टीरिया रसायनों जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। ये बैक्टीरिया गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों के लिए पोषण का मुख्य स्रोत होते हैं, जैसे कि ट्यूब वर्म और शंख। इस प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं होती और यह गहरे पानी में रहने वाले जीवों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स। कुछ गहरे पानी के पौधे और जीव दूसरे जीवों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ जलीय जीव रासायनिक संश्लेषण मतलब कि फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। ये बैक्टीरिया उन जीवों के अंदर रहते हैं और उन्हें भोजन प्रदान करते हैं। कुछ समुद्री जीव जैसे स्पंज और कोरल ऐसे सूक्ष्म जीवों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं, जो या तो कम रोशनी में प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं या केमोसिंथेसिस कर सकते हैं। ऑर्गेनिक पदार्थों का अवशोषण। कुछ जलीय पौधे और जीव पानी में घुले हुए कार्बनिक पदार्थों को सीधे अवशोषित कर लेते हैं। यह उन्हें बिना प्रकाश संश्लेषण मतलब कि फोटोसिंथेसिस के पोषक तत्व प्रदान करता है। परजीविता और मांसाहारी पौधे। कुछ जलीय पौधे परजीवी होते हैं या छोटे कीटों और अन्य जीवों को खाते हैं, जैसे कि ब्लेडरबर्ट नामक जलीय पौधा अपने आसपास के पानी में छोटे कीटों और सूक्ष्म जीवों को पकड़कर उनसे पोषक तत्व प्राप्त करता है। हालांकि अधिकांश जलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण मतलब कि फोटोसिंथेसिस पर निर्भर रहते हैं। गहरे पानी में जहाँ प्रकाश नहीं पहुँच पाता, वहाँ के जीव और पौधे केमोसिंथेसिस सहजीवी संबंधों, ऑर्गेनिक पदार्थों के अवशोषण या मांसाहार जैसे तरीकों से जीवित रहते हैं। ये पौधे और जीव ऐसे वातावरण में विकसित हो गए हैं जहाँ प्रकाश संश्लेषण मतलब कि फोटोसिंथेसिस संभव नहीं है और उन्होंने ऊर्जा और पोषण प्राप्त करने के लिए अन्य तरीकों को अपनाया है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धीमी वृद्धि और कम ऊर्जा की आवश्यकता। गहरे पानी में रहने वाले कई पौधे और जीव अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को कम कर लेते हैं। वे बहुत धीमी गति से बढ़ते हैं और लंबे समय तक जीवित रहते हैं, क्योंकि वहाँ ऊर्जा के स्रोत बहुत कम होते हैं। यह उन्हें अत्यधिक गहरे और अंधेरे वातावरण